सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कला वेग और समूह वेग की। तो चलिए समझते हैं कि ये कला वेग क्या है और ये समूह वेग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वेलोसिटी की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेस वेलोसिटी। ये फेस वेलोसिटी का डेफिनेशन है और ये कला वेग का डेफिनेशन है। फेस वेलोसिटी को ही हिंदी में कला वेग कहते हैं, कला वेग को इंग्लिश में फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे नजर डालते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। परिभाषा सामने लिखा हुआ है। जब किसी माध्यम में, किसी भी मीडियम की बात हो रही है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस डेफिनेशन पे नजर डालेंगे, मीनिंग तो वही निकल के आएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो। जब किसी माध्यम में एक निश्चित तरंग दैर्घ्य, एक डेफिनिट वेवलेंथ, जब किसी माध्यम में एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम में उसके तरंगाग्र, वेव फ्रंट, तरंगाग्र के वेग को कला वेग कहते हैं या तरंग वेग कहते हैं। इंग्लिश में कुछ डेफिनेशन ऐसा है कि व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ अ डेफिनिट वेवलेंथ प्रोपगेट्स इन अ मीडियम, जब भी कोई भी तरंग हो, एक प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो उसके तरंगाग्र का वेग क्या कहलाएगा? उसके तरंगाग्र का वेग कहलाता है कला वेग या तरंग वेग। सो व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ अ डेफिनिट वेवलेंथ propagates in a medium, the velocity of propagation of the wave front, the velocity of propagation of the wave front is called the phase velocity, और इसी को आप वेव वेलोसिटी भी बोलेंगे। अब इसके आगे की कहानी भी सुनिए। यहां तक तो क्लियर है कि जब भी किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो उसका तरंगाग्र जिस वेग से आगे बढ़ता है, उसका वेव फ्रंट जिस भी वेलोसिटी से आगे एडवांस करेगा, दैट वेलोसिटी इज नोन एज फेस वेलोसिटी, और कला वेग इसी को कहेंगे हिंदी में। अब देखो, चूंकि माध्यम में प्रगामी तरंग के चलने से, जब भी प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करेगा तो क्या होगा? जब भी किसी माध्यम में प्रगामी तरंग के चलने से माध्यम के कणों की कला बदलती रहती है। When the progressive wave propagates in the medium, then the phase of the particle changes. Particles का जो phase है वो change होता है। अतः it means, अतः यह राशि, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अतः ये राशि माध्यम में अकेली एक तरंग की कला के आगे बढ़ने का वेग व्यक्त करती है। कला वेग का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इंग्लिश में देखिए, सिंस द फेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इन इट, देयरफॉर द फेस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट फेस वेलोसिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। फेस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी विथ विच द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल वेव advance in that medium. So phase velocity depends on the nature of the medium. दोनों जरा हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये जो डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन चाहिए होता है, डेफिनेशन आपके सामने है, ऐसा कोई डेफिनेशन आप लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये लिखेंगे। लेकिन कला वेग या फेस वेलोसिटी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग किसी भी एक डेफिनेट वेवलेंथ के वेव की बात करते हैं, हम लोग किसी भी एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले तरंग की बात करते हैं। तरंग आगे बढ़ता है, मीडियम में प्रोपोगेट करता है, एडवांस करता है। तो व्हाट इज फेस वेलोसिटी, व्हाट इज कला वेग? कला वेग क्या है? तरंग का जो वेग है, किसी भी माध्यम में तरंग का जो वेग होता है वही उसका कला वेग है, वही उसका और तरंग वेग है। इसको समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। कला वेग हो या फेस वेलोसिटी हो, दोनों एक ही है। आप अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो किसी भी मीडियम में कोई वेव, एक डेफिनिट वेवलेंथ का वेव जिस भी वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है, जिस भी वेलोसिटी से एडवांस करता है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज फेस वेलोसिटी। एंड नाउ क्यों बोल रहे हैं इसे कला वेग, क्यों बोल रहे हैं इसे फेस वेलोसिटी? जब भी तरंग यानी कि वेव मीडियम में एडवांस करेगा
सो ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ दैट वेव द फेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम चेंजेस, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उनका फेस चेंज होगा। इट मीन्स वहां पे फेस भी क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, यानी कि कला भी आगे बढ़ रहा है, कला का विकास, कला भी आगे बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कला वेग या फेस वेलोसिटी। तो चलिए इसके लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। तो हम लोग लिखते हैं एक समीकरण, एक प्रगामी तरंग का समीकरण जो कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, धनात्मक एक्स की दिशा में प्रोपोगेट, धनात्मक एक्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन कुछ ऐसा है भाई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या है ये? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, ये प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन है। एंड दैट प्रोग्रेसिव वेव इज एक्चुअली प्रोपोगेटिंग इन, सही में किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और ये एक प्लेन वेव है। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लास 11 में भी पढ़ा है आपने इसको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और हमने वेव को स्टार्ट भी यहीं से किया था, प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से, जहां पे ओमेगा क्या है भाई, बता दूं, मैं परिचय दे दूं आपको। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं कोणीय आवृत्ति। कोई भी डरेगा नहीं, हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, हम दोनों मीडियम वाले हैं भाई, हम दोनों समझाएंगे आपको। कोई यहाँ पे अपने आप को असहाय या मजबूर या विवश नहीं पाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। और उसके बाद यहाँ पे k क्या है, k की वैल्यू 2 पाई अपन लैम्डा होती है, मैं पहले बता दूं। और इसका नाम है प्रोपगेशन कांस्टेंट, PROPOGATION, प्रोपगेशन कांस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं संचरण नियतांक। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है ये। अब देखो, ये एक समतल प्रगामी तरंग है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, कोई भी अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे जो फेस होगा रिमेन्स कांस्टेंट। जरा ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसी में ये सिमट के रह जाएगा। फिर से बता रहा हूं कि कोई भी अगर समतल तरंगाग्र है, हिंदी मीडियम का बच्चा ध्यान सुन, अगर समतल तरंगाग्र है तो समतल तरंगाग्र के हर एक बिंदु पर जो कला रहेगा वो रहेगा नियत। नियत यानी कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। और आपको पता है ना, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में ये क्या है, यही तो फेस है, यही तो फेस है। तो अगर हम लोग किसी प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर द फेस विल बी कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा, लिख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं आप, ओके। ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट सीन्स लिख सकते हो, चूंकि किसी भी समतल, लिख ले बच्चा, लिख रहा तो लिख, चूंकि किसी भी समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु की कला नियत रहती है, यही आपको लिखना है, लिख लीजिए। चूंकि समतल तरंगाग्र के हर एक बिंदु की कला नियत रहती है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? सिंस द फेस ऑफ ईच पार्टिकल ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। लिख देते हैं भाई, इंग्लिश में, हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश में लिख देता हूं। Since the face of each point on a plane wave front remains constant, और यही तो फेस है, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स विल बी कांस्टेंट होगा, नियत होगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। जरा इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ओमेगा विल बी कांस्टेंट, ये डी टी हो जाएगा, के विल बी कांस्टेंट, ये डी एक्स हो जाएगा। और कांस्टेंट कोई भी हो, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? शून्य होता है।
तो अब जरा आगे बढ़िए आप, ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि ओमेगा डी टी इज इक्वल टू के डी एक्स, ओके। डी एक्स बाई डी टी यहाँ से निकालता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी जो कि आपको मिलेगा ओमेगा बाई के, और डी एक्स बाई डी टी ही वेलोसिटी है क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे फेस वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी, अरे जग जाहिर है, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई, डी एक्स बाई डी टी पोजीशन है, टाइम है, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। सो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, वीपी द फेस वेलोसिटी, यही है, यही तरंग वेलोसिटी है यही तरंग का वेग है, यही कला वेग है, यही वेव की वेलोसिटी है। मतलब किसी भी मीडियम में कोई भी एक डेफिनिट वेव लेंथ का वेव जिस भी वेलोसिटी से जाता है, प्रोपोगेट करता है, वही उसकी फेस वेलोसिटी है। ओमेगा बाई के किसके इक्वल होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होती है फेस वेलोसिटी। याद रखिए, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, लेकिन हिंदी में। कोणीय आवृत्ति और संचरण नियतांक के अनुपात को कला वेग कहते हैं। बच्चा हेडफोन लगाया है तो सुन ध्यान से। ओमेगा बाई के कोणीय आवृत्ति और संचरण नियतांक के अनुपात को कला वेग कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कला वेग एक्चुअली में इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। आपको एक्स्ट्रा कुछ बात बता रहे हैं, ये एक केवल कल्पना मात्र भर है। अभी आपको हम चीज़ें जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कला वेग या फेस वेलोसिटी एक्चुअली इसका जो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए, इससे पहले कि हम लोग ग्रुप वेलोसिटी को पढ़ें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव पता है? एक्चुअली में जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, ऑर्गन पाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के लिए स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको आप ईमानदारी से पूछ के बताइए कि क्या आपको अभी सुपर पोजिशन ऑफ वेव पता है? नहीं पता है तो मैं बस 2 मिनट का या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिसको पता है वो आगे बढ़ जाना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सुपर पोजिशन ऑफ वेव की। हाँ, हिंदी में भी बताऊंगा, बच्चा रुक जा। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वेव नहीं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। कम से कम 2 वेव होना चाहिए, एटलीस्ट 2 वेव्स होने चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण। तो बहुत ही आसान है। देखो, मैं पूरा यहाँ पे सुपर पोजिशन नहीं समझाने वाला, सुपर पोजिशन पूरा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है उसी पे होने वाला है। सुपर पोजिशन की बात हम लोग उस वीडियो में करेंगे। बस यहाँ पे बस थोड़ा सा परिचय करवा दूँ मैं आपका। जब किसी भी मीडियम में 2 या 2 से ज़्यादा वेव प्रोपोगेट कर रहे हों और वो मीडियम के किसी भी एक पॉइंट पर एक साथ पहुँच जाएं, जब भी किसी माध्यम में 2 या 2 से ज़्यादा तरंग संचरित हो रहे हों और माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा तरंग एक साथ पहुंच जाएं, तो हम कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण हुआ है। हम ये बोलेंगे कि वेव्स का सुपर पोजिशन हुआ है। सिंपली इसको ओवरलैपिंग बोलिए आप, ओवरलैपिंग, अध्यारोपण, इसका मतलब यही है। जब भी मीडियम में 2 या 2 से ज़्यादा वेव प्रोपोगेट कर रहे हों और माध्यम के किसी भी पॉइंट पर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा वेव आ जाएं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव का एक प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत है कि जिस बिंदु पर तरंगें अध्यारोपित होंगी, जिस भी पॉइंट पर वेव्स का सुपर पोजिशन होगा, वहां पे पार्टिकल, जो भी पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट होगा, उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, या बोलिए कि अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। क्लियर है ये? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है
कि अगर तरंगों का अध्यारोपण हुआ है तो जिस भी बिंदु पर अध्यारोपण होगा या जिस भी बिंदु पर अध्यारोपण हुआ है वहां पर जो कण होगा उस कण का परिणामी विस्थापन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उस कण का परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ओके, और इस सुपरपोजिशन, जो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, तो इसके 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग फिलहाल एक की बात करेंगे, एक सुपरपोजिशन से जो एक घटना निकल के आती है, इंटरफियरेंस की बात करेंगे दोस्त। इंटरफियरेंस, व्यतिकरण इसे हिंदी में कहते हैं, और साउंड का भी व्यतिकरण होता है, साउंड यानी कि ध्वनि का भी व्यतिकरण होता है, लाइट का भी इंटरफियरेंस होता है यानी कि प्रकाश का भी व्यतिकरण होता है। लेकिन अभी हम साउंड वाले चैप्टर में हैं दोस्त, अभी हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग साउंड ही पढ़ेंगे, तो वहां पे अभी हम लोग साउंड के इंटरफियरेंस की बात करेंगे। तो इंटरफियरेंस में क्या होता है, जब भी वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, वेव्स का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण होगा, तो वहां पे कंडीशन है कि ऐसी तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में संचरित हो रहे हों, तो क्या होगा, तो जहां जहां पर तरंगे समान कला में होंगी, जहां जहां पर तरंगे समान कला में होंगी, वहां पे तरंगों का परिणामी आयाम बढ़ जाएगा, यानी कि जो तरंग है उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। और जहां जहां पर तरंगे विपरीत कला में होंगी वहां वहां पर परिणामी आयाम शून्य हो जाएगा, यानी कि तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो समान कला और विपरीत कला आप समझते हैं, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। इंटरफेरेंस कब होगा, देखिए पूरा ये टॉपिक में बहुत जल्दी में निपटा रहा हूं, आगे आने वाला वीडियो इसी पे वहीं देखेंगे। समान कला का मतलब ये है कि मान लो ये रहा एक वेव, ये रहा एक वेव, अच्छा कलर देख लेते हैं। एक ब्लू कलर का एक वेव है, ये एक ब्लू कलर वाला वेव है, और मैं ले रहा हूं एक पिंक कलर वाला वेव, ऐसा। दोनों समान कला में है दोस्त, दोनों समान कला में है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, रेड कलर का ले रहा हूं मैं, कुछ ऐसा बनेगा। और तो आगे निकल गए तुम, दिस विल बी रिजल्टेंट वेव। तो अगर दोनों समान कला में हैं तो तीव्रता बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो यही कुछ ऐसा केस रहा हुआ होता, तो एक वेव ऐसा है, एक वेव ऐसा है, तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता एक्चुअली पूरा शून्य हो जाएगी। अगर दोनों का आयाम बराबर है तो तीव्रता शून्य हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आयाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, दूसरा रंग समझ लो कि ऐसा है कुछ, ओके, तो यहाँ पर परिणामी जो होगा वो शून्य नहीं होगा, परिणामी कुछ इस केस में ऐसा बनेगा, येलो कलर में बना रहा हूं मैं, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस की बात हो रही है, व्यतिकरण की बात हो रही है। अगर तरंगें समान कला में होती हैं तो आयाम बढ़ जाता है, अगर तरंगें विपरीत कला में होती हैं तो आयाम घट जाता है, और एकदम विपरीत कला में है, आयाम भी बराबर था, तब तो शून्य ही हो जाएगा। ओके, तो हमने बात की है यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, यानी कि तरंगों के अध्यारोपण की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझा है, इंटरफेरेंस को समझा है, एक केवल परिचय दिया है आपको, केवल इंट्रो करवाया है, डिटेल में नहीं पढ़ाया अभी आपको, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। समान कला समझिए, विपरीत कला समझिए। और अब आते हैं हम लोग, यार हम जब बोल रहे हैं कि किसी माध्यम में एक डेफिनिट वेव लेंथ का जब वेव प्रोपोगेट करेगा, किसी भी एक माध्यम में, किसी भी एक मीडियम में डेफिनिट वेव लेंथ का कोई एक वेव जब प्रोपोगेट करता है, तो उस वेव का जो वेलोसिटी है दैट इज फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। यही है ना, जब भी किसी माध्यम में एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का तरंग जिस भी चाल से आगे बढ़ता है वही उसका कला वेग है या वही उसका तरंग वेग है। लेकिन क्या हो, और ये होता भी है, क्योंकि एक ही वेव थोड़ी आगे बढ़ेगा यार, एक ही तरंग कहां चलाओगे, ठीक, यही है। अब क्या होता है, देखो अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मैं अकेला चला, मैं एक तरंग हूं, मैं अकेला चल रहा हूं, एक गार्डन में मैं टहल रहा हूं किसी की तलाश में, आप भी टहलते होंगे कभी कभी, तो
मेरा जो वेग होगा, मेरा सिंगल का जो मेरा वेग है उसे हम बोलेंगे फेस वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी यानी कि कला वेग बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो हम 4-5 या 10 लड़के जो हैं ग्रुप में हैं, फाड़ी मारने निकले हैं, कुछ और मारने नहीं निकले हैं, तो मतलब इंजॉय करने निकले हैं यार। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक तरंग हूँ, मेरे बगल वाले भी एक तरंग है, उसके बगल वाला भी एक तरंग, मतलब सब लड़के ही हैं, निकले हैं खूबसूरती की तलाश में, नेचर की, प्रकृति की बात हो रही है, ठीक है। अब ये प्रकृति किसी मतलब उसका नाम नहीं है, प्रकृति मतलब नेचर की बात हो रही है। तो चलिए, तो जब हम ग्रुप में रहेंगे, हम एक साथ ही हैं, लेकिन मेरा वेलोसिटी कुछ और होगा, मेरे बगल वाले का वेलोसिटी कुछ और होगा, किसी का वेलोसिटी कुछ और होगा, मतलब हम सब का परस्पर वेग अलग अलग है। लेकिन हमारा झुंड जिस वेग से आगे बढ़ रहा होगा, हमारे झुंड का एक परिणामी वेग होगा। हम देखो, मेरा वेग अलग था, मेरे बगल वाले का वेग अलग था, उसके पीछे वाले का वेग अलग था, लेकिन हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का जो वेग होगा, परिणामी वेग, उसे हम समूह वेग बोलेंगे। यही तो ग्रुप वेलोसिटी है ना भाई, यही तो ग्रुप वेलोसिटी है। आपका ग्रुप जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, आपका जो समूह है जिस वेग से आगे जा रहा है, वो समूह वेग है, और यही होता है। अब मान लीजिए कि किसी माध्यम में बहुत सारी तरंगें एक साथ संचरित हो रही हैं, थोड़ा सा उनके तरंग दैर्घ्य में अंतर है, तरंग दैर्घ्य में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन तरंगों का अध्यारोपण होगा। अभी तो आपने देखा ना, अध्यारोपण होता है तरंगों का, तो इन तरंगों का अध्यारोपण होगा। अब ये तरंगें जहां पे समान कला में होंगी, वहां तो परिणामी आयाम बढ़ जाएगा, और जहां पे विपरीत कला में होंगी, वहां पे परिणामी आयाम शून्य हो जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग समझेंगे इसको। जहां पे तरंगें समान कला में होंगी, जितनी सारी भी तरंगें हों, जहां पे तरंगें समान कला में होंगी, वहां पे परिणामी आयाम बढ़ जाएगा। जहां पे तरंगें विपरीत कला में होंगी, वहां पे परिणामी आयाम शून्य हो जाएगा। इंग्लिश में बहुत आसान है कि व्हेन द वेव्स आर इन सेम फेस, जहां जहां पर वेव्स सेम फेस में सुपर इम्पोज होंगे, एट दैट प्लेस और एट दैट पॉइंट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो ज़्यादा होगा। और जहां पे भी अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेंगे, वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ओके, या कम हो जाएगा। तो हम लोग सरलता के लिए, आसानी के लिए केवल और केवल दो वेव लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा यार, ये रहा पहला वेग जो ग्रीन कलर का है, दूसरा भी ग्रीन कलर का ही है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए, इसका ये क्रेस्ट है, इसका ये ट्रफ है, इसका ये क्रेस्ट है, इसका ये ट्रफ है, दोनों का सुपरपोजिशन होगा। दोनों किस में है, एट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे। ध्यान दीजिए, मैं पूरा बारीकी से आपको समझा रहा हूं, मैथमेटिकल डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं होता दोस्त, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वाले पॉइंट पे दोनों अपोजिट फेस में है, दोनों विपरीत कला में है। इसका क्रेस्ट है तो इसका ट्रफ है, इसका स्विंग है तो इसका गलत है। तो यहां पे रिजल्टेंट विल बी, देखो यहां पे, देखो यहां पर रिजल्टेंट विल बी 0। यहां क्या मिला आपको, रिजल्टेंट 0 मिल गया है, क्लियर है। उसके बाद अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इसका क्रेस्ट है तो इसका भी क्रेस्ट है, यानी इसका स्विंग है तो इसका भी स्विंग है, सॉरी, इसका स्विंग है तो इसका भी स्विंग है। तो यहां पर दोनों समान कला में है, सो एम्पलीट्यूड विल बी हायर, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। उसके बाद आगे चलिए, अगेन यहां पे देखिए, इस वाले पॉइंट में नजर डालिए, इस वाले पॉइंट में नजर डालिए, इसका स्विंग है, सॉरी, इसका गलत है तो इसका स्विंग है, यानी इसका ट्रफ है, इसका क्रेस्ट है। अगेन एट दिस पॉइंट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो कैसा मिलेगा, इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में 0 से क्या होता है, पहले इंक्रीज होगा, देखिए यहां पे इंक्रीज हो गया, ये यहां पे मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम के बाद फिर वो डिक्रीज हो रहा है। ये जो मैं बना रहा हूं ये रिजल्टेंट वेव है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। आगे है पॉइंट ऑफ, कहां गया पॉइंट का नाम बता दूं मैं, पॉइंट ऑफ, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, और हिंदी में इसका नाम है प्रबलीकरण का बिंदु, ठीक है। परिभाषा पे हम लोग बाद में आएंगे, नाम मैं कंफर्म कर रहा था। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट,
दिस इज पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रबलीकरण का बिंदु है दोस्त। ओके, अब जब फिर से देखिए, हमने दो तरंगे ली हैं, हमने दो वेव्स को कंसीडर किया है जिनके वेवलेंथ जो है स्लाइटली डिफरेंट है, और अगर वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है तो वेलोसिटी में थोड़ा सा भी तो अंतर होगा, वेग में भी थोड़ा सा अंतर होगा। अब जहां जहां पे वो अपोजिट फेज में होंगे ऐसा होगा, जहां जहां पे सेम फेज में होंगे ऐसा होगा, अपोजिट फेज में ऐसा होंगे, ऐसा आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा, और जहां पे सेम फेज में होंगे ऐसा होगा। यानी कि अब हम लोग अगर इसको इन दोनों पॉइंट के बीच में जो चीजें हो रही हैं उसको एक लिफाफे में डाल दें, उसको अगर एनवलप के अंदर बंद कर दें, एनवलप के अंदर बंद कर दें, तो क्या आपको ये चीज ऐसी मिलेगी? बच्चा बताना मेरे को। अगर एनवलप के अंदर बंद कर दें तो क्या चीज ऐसे मिलेगी? मिलेगी ना। अगर लिफाफे में डाल दें चिट्ठी को तो क्या ऐसा मिलेगा ना? उसके बाद ये लिफाफा मिलेगा एक और, यहाँ फिर ऐसा मिलेगा कुछ। ओके, और इसको हम नाम देते हैं वेव पैकेट्स का। वेव पैकेट्स क्या बोलेंगे इसको? इसको हम नाम देते हैं वेव पैकेट्स का, PACKETS, एंड नॉट दैट्स इट। जब भी किसी माध्यम में बहुत सारी तरंगें संचारित हो रही हो तो उन तरंगों के अध्यारोपण से, बहुत सारे तरंगें थी संचारित हो रही थी माध्यम में, तो उन तरंगों के अध्यारोपण से क्या बनता है? पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट बनेगा, प्रबलीकरण का बिंदु बनेगा, वेव पैकेट्स बनेंगे। अब ये वेव पैकेट्स उस मीडियम में जिस भी वेग से, जिस भी वेलोसिटी से प्रोपोगेट करेंगे, दैट विल बी नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी या समूह वेग कहेंगे इसी को, ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे या समूह वेग कहेंगे। याद रखिए, वेव पैकेट्स किसी भी मीडियम में जिस भी वेलोसिटी से प्रोपोगेट करेगा, और ये वेव प्रोपोगेट्स बनेगा कैसे ये मैं आपको समझा चुका हूं। ये वेव पैकेट्स बनेगा कैसे? ड्यू टू सुपरपोजिशन, ड्यू टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से वेव पैकेट्स बनते हैं, और किसी भी मीडियम में वेव पैकेट जिस भी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा उसको आप नाम देंगे ग्रुप वेलोसिटी का या समूह वेग का। एनिमेशन आपके सामने बच्चा, एनिमेशन आपके सामने है, देखिए ये ब्लू डॉट को देखिए, ब्लू डॉट जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज द फेज वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। ये ग्रीन डॉट जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है दिस विल बी द फेज वेलोसिटी ऑफ ग्रीन वाला वेव। तो ये जो नीला बिंदु है वो जिस भी वेग से गमन कर रहा है ये पहले तरंग का वेग हो जाएगा, पहले तरंग का कला वेग हो जाएगा। ये जो हरा वाला बिंदु, हरा वाला जो डॉट है, ग्रीन वाला जो डॉट है, वो जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग इसका कला वेग कहेंगे। और अब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट है जो आगे बढ़ रहा है, देखिए पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट आगे बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रबलीकरण का बिंदु जिस भी वेग से आगे बढ़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी यानी कि समूह वेग। या फिर आप इसके पिक को ले सकते हैं, कहाँ गया ये पिक, सॉरी ये जो पिक बना हुआ है इस पिक को ले लीजिए। देखिए पिक आगे बढ़ रहा है, पिक आगे बढ़ रहा है, पिक आगे बढ़ रहा है, पिक यानी शिखर की बात कर रहा हूं। पिक आगे बढ़ रहा है, पिक आगे बढ़ रहा है, पिक आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पिक जिस भी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा दैट विल बी द ग्रुप वेलोसिटी। ओके, वो समूह वेग होगा, या इस पॉइंट ऑफ रीइंफोर्समेंट को ले सकते हैं आप। ओके, और अब बोलेंगे ये रेड वाला क्या है? तो रेड वाला जो है जो परिणामी तरंग बनेगा, जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, उस रिजल्टेंट, यार दो तरंगों का जब अध्यारोपण होगा, जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट भी तो एक वेव ही होगा ना। तो वो वाला वेव जिस भी वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहा होगा उसका भी तो कुछ फेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग परिभाषा पर। अब परिभाषा में कुछ खास रखा नहीं है, मुन्ना जरा सुनना, इधर सुन, मुन्नी भी है तो भी सुन सकती हो आप। जब एक समूह में, ग्रुप में तनिक भिन्न, और थोड़ा सा इंग्लिश में तनिक को क्या बोलेंगे? स्लाइटली डिफरेंट कहेंगे भाई। तो जब एक समूह में तनिक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों के अनेक प्रगामी तरंगें परस्पर अध्यारोपित करती हैं तो तरंग पैकेट, बता चुका हूं कैसे बनेगा, तरंग पैकेट अथवा तरंगों के प्रबलीकरण का बिंदु माध्यम में जिस भी वेग से आगे बढ़ता है उसे समूह वेग कहते हैं। यह वेग समूह वेग में उपस्थित तरंगों के वेग से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, या उसे कुछ
अधिक भी हो सकता है। अब इंग्लिश में देखते हैं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा तू थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जा। When a number of progressive waves of slightly different wavelengths in a group superpose each other, the velocity with which the wave packet or the point of reinforcement advances in the medium is called the group velocity. Group velocity can be less than or can be equal to or can be more than or greater than the phase velocity of the constituent waves. ओके, चलिए डिराइव करते हैं। चलो मान लेते हैं कम से कम 2 यार, और 2 लेंगे तो आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रोग्रेसिव वेव y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये पहला प्रोग्रेसिव वेव है, ये पहला प्रोग्रामी तरंग है, और ओमेगा और के आप जानते ही होगा। और चलो मान लेते हैं कि y2 a, चलो मान लेते हैं कि आयाम जो है यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग बराबर है। ये हो जाएगा साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा, थोड़ा सा ज़्यादा है इसका एंगुलर, ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस के प्लस डी के इंटू एक्स। ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी माइनस के प्लस डी के इंटू एक्स। दिस इज सेकेंड प्रोग्रेसिव वेव। ओके, पहला प्रोग्रेसिव वेव, सेकेंड प्रोग्रेसिव वेव, दोनों का सुपरपोजिशन होगा, दोनों का अध्यारोपण होगा, इंटरफियरेंस होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। मुन्ना जरा सुनना, तो चलो लगाते हैं। ए तो कॉमन है, पहले ही बाहर निकाल ले रहा हूं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा, टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है भाई, माइनस के प्लस डी के, और ये एक्स का इंटू कर दिया, कल क्या दिया, पहले से ही था। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला तो वैसे सबको मालूम ही है, फिर भी मैं बता दूं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और अगर ये डी माइनस सी अपॉन 2 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो आज देख ले कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। y इज इक्वल टू ए। अब इस फॉर्मूले को लगाइए भाई, बहुत ही सावधानी के साथ लगाना पड़ेगा। टू को मैं पहले ही लिख लेता हूं बाहर, ये जो 2 है ना ले आया। कॉस वाला टर्म मैं पहले लिख लूं क्या, अरे चलो कुछ भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और ये बड़ा सा ब्रैकेट चाहिए होगा आपको, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस करना है, और मैं टी का यही इंटू कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है मेरे को। तो ओमेगा टी प्लस टी इंटू डी ओमेगा, माइनस का भी इंटू करूंगा और एक्स का भी इंटू करूंगा, टैलेंटेड आदमी हूं, माइनस के एक्स माइनस एक्स डी के, और 2 से डिवाइड भी तो करना था, डिवाइड कर दिया 2 से। ये कहानी है किसकी, ये कहानी है अभी साइन की। अब कॉस की कहानी बची है, एक कहानी है अभी, तो कॉस कहाँ है, कॉस थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सी माइनस डी करना है, तो रहेगा वही चीज़ ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन सी लिख दिया, माइनस करना है, तो माइनस करने पे ये माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, ये माइनस टी डी ओमेगा हो जाएगा, ये प्लस के एक्स हो जाएगा, प्लस के एक्स प्लस एक्स डी के हो जाएगा, और ये भाग डी के वाला बोस नहीं है ना बोस समझ आप, एक्स डी के है डिवाइडेड बाई 2, और ये बड़ा सा ब्रैकेट। कटाने का मौका मिलेगा मुझे, देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी खत्म, माइनस के एक्स से के एक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जगह मैं यही बना लूँ कि आगे चलूँ, यही बना लेता हूँ, क्योंकि आगे जाऊँगा तो बहुत सारी परेशानियाँ इंतज़ार कर रही हैं।
तो मैंने रास्ता ही बदल लिया, परेशानियां सड़कों पे खड़ी इंतजार ही करती रही। तो यही करना चाहिए आदमी को, झूठना नहीं चाहिए दोस्त। चलो आगे बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू 2a मेरे पास है साइन के साथ। पहले कॉस वाला मामला निटाऊंगा मैं, क्योंकि कॉस वाला बहुत सही है। कॉस क्या बच गया, एक्स डी के माइनस टी डब्ल्यू टी डी ओमेगा, सॉरी टी डी ओमेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी के बाई टू इंटू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई टू इंटू टी, ये हो जाएगा कॉस। साइन के लिए देख लेते हैं यार, साइन के लिए देख लेते हैं, कहाँ के साइन, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस, अच्छा उसको तो मैं बाद में देखूंगा। टी वाला कोई और भी है क्या, टी वाला देखो ओमेगा टी प्लस टी डी ओमेगा भी है, प्लस टी डी ओमेगा, ओके टी मैं कॉमन निकाल लूंगा बाद में। माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स आ जाएगा, माइनस 2 के एक्स के बाद आगे देखिए माइनस एक्स डी के अकेला बचा है, माइनस एक्स डी के, ओके डिवाइडेड बाई 2 तो अभी भी है ना। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a कॉस डी के बाई 2 इंटू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी। साइन के साथ मैं क्या करने वाला हूं, साइन के साथ ये 2 टी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2, ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 माइनस बड़ा सा ब्रैकेट चाहिए होगा मेरे को। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे टीवी तो है, ठीक है यहाँ टीवी तो है। सो ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बच जाएगा, और ये बच जाएगा, देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, के प्लस डी के बाई 2 इंटू एक्स, ये आ गया। और ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। और इस रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन में आप देखेंगे कुछ गड़बड़ किया है मैंने, ये टी इसके साथ है और ये ऐसा होगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेव बना है, जरा ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्टेंट वेव बना है इसका ये जो पार्ट है ये आपको ग्रुप वेलोसिटी देता है, या ग्रुप वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करने में मदद करेगा। और अब देखिए ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2, के प्लस डी के बाई 2, हमने जो दो वेव्स लिए हैं उन्हें बहुत मामूली सा अंतर लिया था। तो डी ओमेगा बाई 2 जो है ओमेगा के कंपेरेटिवली, यानी ओमेगा की तुलना में बहुत नगण्य है, डी के बाई जो 2 है वो के की तुलना में बहुत नगण्य है, नेग्लेजिबल है, हटा देंगे भैया। जो चीज़ें नेग्लेजिबल है हम उसको रखेंगे, क्यों, 2a कॉस डी के बाई 2 इंटू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अब ये जो पार्ट है जरा ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है आपको देगा ग्रुप वेलोसिटी, और ये जो पार्ट है ये आपको देगा फेज वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। क्योंकि दोनों तरंगों के अध्यारोपण से, दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से भी तो एक रिजल्टेंट वेव ही बना है ना। तो उस रिजल्टेंट वेव का आप यहां से क्या निकाल लोगे, फेज वेलोसिटी निकाल लोगे, ओमेगा बाई के आएगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। ग्रुप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी Vg इज इक्वल टू, देखिए ओमेगा बाई के होता है ना, यानी टी का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट। टी का कोफिशिएंट क्या है, डी ओमेगा बाई 2 है, डी ओमेगा बाई 2 है, और इसका कोफिशिएंट डी के बाई 2 है, 2 और 2 कटा, तो Vg इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी के। कोई दिक्कत, Vg इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी के। दिस इज ग्रुप वेलोसिटी। पूरा समूह, तरंगों का समूह जिस भी वेग से आगे बढ़ रहा है, वेव्स का ग्रुप जिस भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के। और ये किसके इक्वल है,
ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर, डेरिवेटिव ऑफ मैं हिंदी में बताऊंगा, पहले इंग्लिश में बता दूं क्योंकि निकल गया है। डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन कांस्टेंट। ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन कांस्टेंट। पीछे लिख दिया यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट। जो समूह वेग है वो संचरण नियतांक के सापेक्ष कोणीय आवृत्ति के अवकलज के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले थे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम देखो पहले हम करके रखे हैं भाई, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत ही लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, समूह वेग और कला वेग में संबंध निकाल लेते हैं। देखो Vp इक्वल टू ओमेगा बाई के था, ओमेगा इक्वल टू के Vp आ जाएगा, Vg होता है डी ओमेगा बाई डी के, अभी हमने डिराइव किया है पीछे, यानी ओमेगा को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी के Vp। तो पहले Vp को रख लिया, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, U डॉट V का फॉर्मूला लगा है, तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। सो Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे हम लोग, सॉरी मतलब यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है रिलेशन। अगर एग्जाम में फर्दर आपसे आता है एंड ऑल्सो डिराइव अ रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, तो पीछे नहीं हटने का है, पढ़ा दिया है आपको। Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा। और आगे देखिए, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स इन अ लिक्विड। लास्ट वाले वीडियो में हमने ग्रुप वेलोसिटी ग्रेविटी वेव्स की बात की थी, रिपल्स की बात की थी। पहले ग्रेविटी वेव को देखते हैं। ग्रेविटी वेव का स्पीड क्या यही है, √g लैम्डा अपॉन 2 पाई, क्या यही ग्रेविटी वेव है? यहाँ पे हम सरफेस टेंशन को कंसीडर नहीं करते। सो Vp इक्वल टू √g लैम्डा अपॉन 2 पाई। और अभी आपने रिलेशन देखा है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, यह सिंगल ग्रेविटी वेव है, और ग्रुप में जो होगा उसके लिए Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा करेंगे, यानी आप Vp को क्या करोगे, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको यह आंसर मिलेगा। Vg इक्वल टू 1/2 Vp, Vg इक्वल टू 1/2 Vp। ग्रेविटी वेव के केस में अगर हम देखें तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल है, फेज वेलोसिटी का आधा होता है। और अब अगर हम लोग सरफेस टेंशन को भी कंसीडर कर लें, क्योंकि लिक्विड के सरफेस पे यानी कि द्रव के सतह पे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनका जो वेग है सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो पहले जब आप सरफेस टेंशन को इग्नोर करते हो तो ग्रेविटी वेव है, और सरफेस टेंशन को भी ले लेंगे तो ये वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा। इस वेलोसिटी को पहले आप के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह के, देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई है ना, तो के क्या होता है, के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो उसका उल्टा है तो 1/k लिख दिया। यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर है तो के स्क्वायर लिख दिया। ओमेगा बाई के यही तो है, फेस वेलोसिटी ओमेगा बाई के है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालिए, इस ओमेगा को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, आपको मिल जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये आप इतना तो डेफिनेशन आप कर ही लेंगे, मैथ्स वाले बच्चे हैं यार। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली बार से इतना शॉर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है यार। सो Vg इक्वल टू आपको इतना मिल जाएगा। अच्छा देखो, इससे पहले हमने सिर्फ ग्रेविटी वेव की बात की थी, यहाँ पे सरफेस टेंशन को भी कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाता है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि कहाँ से आ गया। लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, इससे पहले जो वीडियो बनाया था। और अब देखिए, अब हम लोग आते हैं डी ब्रॉगली के वेव पर। डी ब्रॉगली वेव सुना है, या मैटर वेव की बात करते हैं जब हम लोग, मैटर वेव, द्रव्य तरंगें जिसे कहते हैं। सो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। देखिए अभी आप शायद, मुझे नहीं पता कि आपने
और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी, एक्चुअली मैं 3rd ईयर में है, लेकिन सुना है कि नहीं सुना है। रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होता है, और यहाँ पे नॉन लगा हुआ है, तो पहले रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात कर लेते हैं। जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी कण या कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के कंपेयर से चलने लगे, यानी कि उसके स्पीड की तुलना प्रकाश के स्पीड से करने लगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट से पंगा लेने लगे कि चल बेटा तेरे साथ चलूंगा, यानी उसके कंपेयर में अगर उसका स्पीड हो जाए, उसके तुलनात्मक रूप में आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड, मतलब उससे कंपेयर कर सकते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक है, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा, जो वेव होगा, वो लाइट के स्पीड के कंपेयर में बहुत कम होगा, यानी वहाँ पे कंपेयर की कोई बात ही नहीं है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम है। तो रिलेटिविस्टिक आप समझ गए हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक समझ गए हैं। रिलेटिविस्टिक स्पीड उसको बोलेंगे जब कंपेयर कर सकते हैं, जब लाइट की स्पीड के आसपास से पार्टिकल चलने लगे तो रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तुलना कर सकते हैं वहाँ पर। नॉन रिलेटिविस्टिक है, यानी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, ऑब्जेक्ट का जो वेग है, वो प्रकाश के वेग के कंपेयर में बहुत कम है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डी ब्रॉगली वेव की बात करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड पे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिलेटिविस्टिक स्पीड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक चीज़ और, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यह साफ साफ बोला है कि कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी द्रव जो कण है, वो कभी भी प्रकाश के चाल से ज़्यादा चाल से गति नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, यूनिवर्स में स्पीड का एक लिमिट है। जब आप हाईवे पे चलते हो तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा होता है 45 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। यूनिवर्स का भी अपना एक स्पीड लिमिट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा फास्ट कोई नहीं चल सकता, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है। तो उसको हम लोग 3rd ईयर में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। तो ये देखो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। E = p² 2m, लैम्डा = h/p। अब सवाल मुझसे ये नहीं करना कि व्हाट इज लैम्डा। लैम्डा = h/p, यही तो है वेवलेंथ। पहले डी ब्रॉगली वेव आप समझते हैं कि नहीं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में है तो उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। जब भी कोई कण गति करता है तो उस कण के साथ, गतिमान कण के साथ सदैव एक तरंग संलग्न होती है। डी ब्रॉगली ने ही बोला था कि जब भी एक कण यानी पार्टिकल मोशन में होता है, जब भी एक कण गति करता है तो गतिमान कण के साथ हमेशा एक तरंग संलग्न होती है, जिसका कि वेवलेंथ होता है h/p, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं आप। तो लैम्डा = h/p होता है। यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए, p की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, e की वैल्यू आपको ऐसी कुछ मिल जाएगी, h² 2m λ² मिलेगा नहीं है। देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हम लोग लंबा जा रहे हैं। E = p² 2m, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। गतिज ऊर्जा और संवेग में ये संबंध है, और यही तो डी ब्रॉगली का तरंग धैर्य है। 11 में पढ़ाया होंगे आपको, 12th में भी होगा, सॉरी 11th में नहीं 12th में। सो E = h/λ आपने रखा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा E = h² k² 8π²m। ओके, कैसे आ गया? ओके, h² k² λ की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर। तो E = h² k² 8π²m। बट E = h भी तो होता है। एनर्जी जो है h न्यू, एनर्जी के फॉर्मूला h × न्यू भी तो है, और न्यू h ω/2π। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया? तो h तो h है, न्यू को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज न्यू? न्यू को ω/2π लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे h/2π ये भी है, e भी, e की वैल्यू एक वैल्यू h/2π है, e की एक वैल्यू h² k² 8π²m। दोनों को इक्वेट करिए, ओमेगा निकालिए। अब ओमेगा निकाल लीजिए और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ओमेगा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ω/k करेंगे तो फेस वेलोसिटी मिल जाएगा, और dω/dk करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये समझो जरा, मैं बता दूं, डिटेल में जाऊं आपको, थोड़ा सा बताऊं कि जब डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया है
मतलब डी ब्रॉगली का ये परिकल्पना है कि गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होता है। तो हम लोग अभी उस एक तरंग की वेलोसिटी निकालेंगे। तो एक तरंग एक डेफिनिट वेवलेंथ है ना, ये एक निश्चित तरंग दैर्घ्य है ना इसका। तो इसका जो वेलोसिटी होगा उस वेव का ये फेज वेलोसिटी आएगा। तो जब आप फेज वेलोसिटी निकालते हैं तो आपको मिलता है v/2। या ध्यान दीजिएगा, Vp इक्वल टू ओमेगा बाई के। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने है, आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी चीजें यहाँ लिखी हुई है, बस गुणा भाग करना है, आप सब माहिर हैं उसमें। Vp इक्वल टू v/2। अगर एक पार्टिकल ऐसा है, ये एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उस मूवी पार्टिकल के साथ क्या होता है, एक वेव एसोसिएट करता है। तो वो पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है और उसके साथ जो वेव एसोसिएट कर रहा है, उसके साथ जो तरंग संलग्न है, उसका वेलोसिटी कितना है, उस कण के वेग का आधा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे है? मैं पार्टिकल हूं, मैं कण हूं, मैं चल रहा हूं v वेलोसिटी से, और मान लीजिए आप मेरे साथ जुड़े हुए तरंग हैं और आप मेरे से आधे वेलोसिटी से मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? यानी कि उस केस में जो कण है वो आगे निकल जाएगा और तरंग पीछे रह जाएगा। तो उस केस में ध्यान दीजिएगा, उस केस में तरंग जो है उस कण से संलग्न कैसे रह पाएगा? जिस वेव की बात हो रही है वो वेव उस पार्टिकल से एसोसिएटेड रह ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो फेज वेलोसिटी है ना, इसका एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसका समाधान फिर दिया था श्रोडिंगर महाशय ने। ये जो हम लोग ग्रुप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ये श्रोडिंगर महाशय का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गलती आ गई ना, डी ब्रॉगली में एक गलती देखो, डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है गलत नहीं है, उन्होंने सही बोला था कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट करता है, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करता है। ये वहां पे गलत बोला उन्होंने। श्रोडिंगर ने उनको सुधारा, श्रोडिंगर ने उनको करेक्ट किया कि एक नहीं, ग्रुप ऑफ वेव्स, एक तरंग नहीं, तरंगों का समूह चलता है। जब भी कोई कण गतिमान है तो केवल एक तरंग नहीं, तरंगों का समूह चलता है। और जब आप ग्रुप वेलोसिटी निकालोगे, उसी पार्टिकल के साथ ग्रुप वेलोसिटी निकालोगे, तो देखिए कितना आएगा, डी ओमेगा बाई डी के 2hk/4πm hk। अच्छा, कुछ डरने की बात नहीं है, ओमेगा यहाँ पे है, कहाँ गया ओमेगा, इसको आप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, आपको ये मिलेगा। अब जब सॉल्व करके आएंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से h और h कट जाएगा, m और m कट जाएगा, v ऊपर जाएगा। यानी ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आ रहा है? ध्यान दीजिए, अब ग्रुप वेलोसिटी उस कण के वेग के इक्वल है। समूह वेग, जो तरंगों का समूह का वेग है, उस कण के वेग के बराबर है। जब हम लोग ये मानते हैं कि गतिमान कण के साथ केवल एक तरंग नहीं, तरंगों का समूह है, तो समूह वेग देखिए किसके इक्वल आ रहा है? तरंग के वेग के इक्वल है। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सही है? कितना सही जा रहा है? हाँ, देखो इस लपड़े में आप फंसो, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग साइड ऑफ द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यहाँ पे गलती पकड़ी गई उनकी। आप बोल रहे हो एक, तो एक नहीं है, ग्रुप है। तो जब ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं तो उस पार्टिकल के वेलोसिटी के इक्वल आता है बच्चा, ठीक है। और अब आप इसी चीज को नॉन रिलेटिविस्टिक के साथ तो कर चुके हो, अब रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ कर लो। यानी एक ऐसा पार्टिकल जो लाइट के स्पीड से चल रहा है, तो E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की वैल्यू ओमेगा अपन 2 है, एच ओमेगा अपन 2 और E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यही तो है। जब आप रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वेयर हो जाएगा। ओमेगा यहां से निकाल लीजिए आप, 2 एम सी स्क्वेयर अपन एच। के की वैल्यू है 2 अपन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है एच अपन पी होता है, तो एच अपन एम वी रख सकते हैं। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, 2 एम वी अपन एच। फेज वेलोसिटी यहां पे निकालिए आप, फेज वेलोसिटी आपको मिलेगा ओमेगा बाई के, सी स्क्वेयर अपॉन वी मिलेगा। और यहां पे भी देखो, जब आप रिलेटिविस्टिक स्पीड से भी जा रहे हो तो क्या आ रहा है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये कण का वेग है। और आपको मालूम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि v जो है c से बड़ा हो ही नहीं सकता, स्पीड लिमिट है ये।
v जो है c से बड़ा हो ही नहीं सकता, और जब v c से बड़ा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है v जो है वो c से छोटा ही होगा। और जब v c से छोटा होगा, जरा ध्यान दो, जब v c से छोटा हो गया तो vp जो है किससे बड़ा हो जाएगा? c से बड़ा हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि कण जो है वो लाइट के कम स्पीड से जा रहा है और जो उसके साथ वेव जो एसोसिएट कर रहा है वो लाइट के ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, यानी प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा चाल से भाग रहा है, कण तो पीछे ही रह जाएगा, वो तो यूनिवर्स के पास चला जाएगा उसके साथ जो वेव है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे भी वो गलती पकड़ी गई है। तो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे भी आप निकाल लीजिए ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के, ये आपको उसके इक्वल ही मिलेगी। ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल मिलेगी आपको? पार्टिकल के वेलोसिटी के इक्वल ही आती है। ओके, तो एक चीज में, ये डेरिवेशन हमारा हो चुका है, v इज इक्वल टू वी। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैं फिर से बता रहा हूं, डी ब्रॉगली ने बोला था कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, एक वेव बोला उन्होंने, और जब हम उस वेव का वेलोसिटी निकालते हैं तो ये पता चलता है कि उस वेव का वेलोसिटी जो कि फेस वेलोसिटी है उसके पार्टिकल के वेलोसिटी का आधा है। जब हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक पे हैं तो पीछे रह जाता है, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे वेव आगे निकल जाता है, इसीलिए मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गलती थी। फिर आते हैं श्रोडिंगर महाशय। श्रोडिंगर महाशय बोलते हैं कि केवल वेव नहीं भाई, ग्रुप ऑफ वेव्स, वेव पैकेट्स बनता है, ठीक है। और जब वेव पैकेट आप निकालोगे तो यहां भी देखिए वेव पैकेट की स्पीड यानी ग्रुप ऑफ वेलोसिटी जो है v के इक्वल है, और रिलेटिविस्टिक स्पीड पे भी जो वेव पैकेट का स्पीड है यानी जो ग्रुप ऑफ वेव्स का स्पीड है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के इक्वल है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए, दोबारा बोल दिया मैंने, एक और बोल देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।